हेलो यंग बॉयज एंड गर्ल्स, नीट 2020 के पेपर में करंट इलेक्ट्रिसिटी से टोटल 5 क्वेश्चंस आए। 5 क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से और बहुत सिंपल से क्वेश्चन जिसने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी है। और एक खास बात मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी के 2 पेजेस हैं। इवन उन 2 पेजेस में से 3 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने एक साथ। ओके, उनमें से 2 क्वेश्चन तो यही हैं, जिसमें से ये दोनों ही क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, बोर्ड पर, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस के ऊपर वो क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, टेम्परेचर किस तरह से रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन रीड करता हूं और इनके सॉल्यूशंस बताता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी एंड वर्सेस टेम्परेचर फॉर कॉपर, है ना। ये कॉपर दे रखा है आपको कि कॉपर के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट है। अब इसलिए मैं आपको हमेशा जोर लगाता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के जो ग्राफ हैं, एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं, उनको एक बार के लिए अच्छे से देख लेना जरूरी है। ओके, तो जरा देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि कॉपर जो होता है, आप जानते हैं कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है अल्फा, अगर मैं उसको मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए बात करता हूँ और सेमी कंडक्टर्स के लिए या फिर इंसुलेटर्स के लिए बात करता हूँ, तो अल्फा मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जबकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए ये नेगेटिव होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इनकी डिक्रीज होती है। तो ये तो तय हुआ कि कॉपर है, कॉपर मेटल है, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ये ग्राफ होना चाहिए, फिर ये ग्राफ होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत हो गए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी इसकी कम हो रही है यहाँ पर और उसकी भी कम हो रही है, तो कम नहीं होती है, कम होती है सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। अब बात बची ये, तो कॉपर के लिए अगर मैं ग्राफ देता हूँ रो का और टेम्परेचर का, तो ये करेक्ट ग्राफ है। ये जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऐसे जाता है। जबकि जो अलॉयज होती हैं, जैसे नाइक्रोम हुआ, यूरेका हुआ, मैग्नीन हुआ, इनका जो रो का टेम्परेचर के साथ में ग्राफ होता है वो ये वाला होता है। तो अगर आपको मैग्नीन कहा जाता, यूरेका कहा जाता या नाइक्रोम कहा जाता, तो आप लोग ये टिक लगा के आते, लेकिन आपसे कॉपर का पूछा गया था, तो कॉपर का एनसीईआरटी में ये ग्राफ बनाया हुआ है। ओके, तो सिंपल है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो गया कि अगर आपको पता है तो आपने कर दिया और अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाए। ओके, इसीलिए एक एक लाइन आपको पढ़नी जरूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल इसके जैसा ही था वो था द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। किसका नेगेटिव टेम्परेचर होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर किसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। मेटल्स की नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकी तो इंक्रीज होती है। इंसुलेटर्स की ओनली, सेमीकंडक्टर्स की ओनली, या फिर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो बहुत ये दोनों करेक्ट है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या होता है बच्चों, जैसे किसी बच्चे को पता है कि इंसुलेटर की होती है तो वो आगे के ऑप्शन पढ़ता ही नहीं है, इसी को क्लिक करके आ जाता है, या फिर जिसके दिमाग में है कि हाँ सेमीकंडक्टर की होती है वो ये लगा के आ जाता है। अब ये आपको कंफर्मेशन होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की दोनों की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन 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 वही लोग कर पाते हैं जिनको आता है, जो लोग मेहनत करते हैं। तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स, अगला सवाल देखिए आप लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 into 10⁻10 वोल्ट पर मीटर हैज़ अ मोबिलिटी इन दिस यूनिट। मतलब ये ऐसा यूनिट है और उसके अंदर आपसे मोबिलिटी पूछी गई है। भाई फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला याद उसकी जिंदगी बन गई। देखो बच्चों, मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है VD/E, कि आप जब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। भाई कुछ करना ही नहीं था, ऐसा विशेष मोबिलिटी आपको दी हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है 7.5 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3 into 10⁻10 एंड वोल्ट पर मीटर। बस इसको काट दीजिए आप। ओके, इसको काट दीजिए। अब काटना जो है ना, कई बार बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ हमेशा, मेरे स्टूडेंट्स को, कि भाई आप 2 का पहाड़ा याद करते हो, 4 का, 6 का, ये सब आपको टेबल्स याद रहती है। मैं कहता हूँ 1.5 का और 2.5 का पहाड़ा भी याद होना चाहिए। 1.5 एंड 2.5 की टेबल्स भी याद होनी चाहिए। ओके, 1.5, 3, ये जो टेबल होती है ना, ये बड़ी काम की होती है। मतलब मैंने देखा है कि बहुत जगह पे हमारी कैलकुलेशंस के अंदर हेल्प कर सकती है। तो 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, 1.5 किया 4.5, 1.5 चौका 6 और 1.5 पंजे 7.5। ये आपको अगर टेबल याद है इस तरह से 1.5 की, 2.5 की, रियली हेल्प्स। तो जब आप इसको करते हैं तो बेटा ये 2 बार और ये 5 बार कट गया, 5/2 2.5, ये ऊपर चला गया 10⁶ ऐसा यूनिट्स। लो भाई, ये इसका आंसर आ गया। मोबिलिटी का फॉर्मूला, मोबिलिटी इज इक्वल्स टू VD/E।
ई। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फ्यूचर डॉक्टर्स, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से नीट 2020 में पूछा गया। ये मस्त क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार, जिसमें मज़ा आता है क्वेश्चन को। और ये नो डाउट ऐसा क्वेश्चन भी है जो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने छोड़ दिया होगा। ओके, और ज़रा देखें क्या है इस क्वेश्चन में। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक होता है वहाँ से है। अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। अब क्या होता है, इतना सा आती स्टूडेंट क्या करता है एग्जाम में, सबसे पहले एक पिक्चर बनाने लगता है माइंड में। क्या पिक्चर बनाता है, सबसे पहले तो उसको ऐसे बनाना होता है कि भाई मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, ये आपका मीटर ब्रिज हो गया, ठीक है, और ये लेफ्ट गैप हो गया, राइट गैप हो गया। अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंसेस अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। मतलब राइट गैप में 10 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके साथ में बैलेंस हो रहा है। ये कितने का है हमें पता नहीं, तो मैंने इसको P मान लिया। इन द राइट गैप एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशो 3:2। ऐसे पॉइंट के ऊपर ये बैलेंस हुआ है कि जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो लेंथ का रेशो है ये 3:2 है। तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ 60 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है ना टोटल। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 सेंटीमीटर, ये जो रेजिस्टेंस वायर इसकी लेंथ अगर 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर लंबा तार है ये, देन द लेंथ ऑफ द 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, मतलब अगर ये इसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम होता, ओके 1 ओम होता, तो इसका जो है लेंथ कितना होता। डन। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास अगर वायर 1.5 मीटर का है तो उस 1.5 मीटर वाले वायर की जो है इस लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, उससे मैं निकाल लूँगा कि अगर 1 ओम रेजिस्टेंस होगा तो मेरी लेंथ क्या होगी। तो पहले तो सिंपल सी बात कि मैं P/Q = R/S लगा रहा हूँ, बस। मैं तो जानता हूँ कि बैलेंसिंग की कंडीशन में ये होता है, P ये वाले वायर का रेजिस्टेंस है, Q ये वाला रेजिस्टेंस होता है जो 10 है, R और S, ये जो R और S का जो रेशियो होगा वो लेंथ के रेशियो में ही होता है। तो मैं इसको 3:2 लिख सकता हूँ, बिना समय गंवाए कि भाई जो है इसको मैं 60 और 40 निकालूं। मेरे को 3:2 लिख दिया मैंने, ये 5 बार कट गया और P बराबर आ गया मेरे पास 15 ओम। मतलब जो मेरा ये वायर था ना रेजिस्टेंस वायर, इसका रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। तो मैंने देखा कि 15 ओम जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। तो 15 ओम का जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। तो मेरे से पूछा गया है कि 1 ओम का लेंथ क्या होगा। तो 15 ओम का जब इतना है तो 1 ओम का 1.5/15 होगा। ओके, मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया, 1/10 मीटर, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻1 मीटर। ओके, तो मस्त, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग नीट 2020 के पेपर का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीट 2020 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर से आया 5वां क्वेश्चन आप लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट पार्ट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है ना, उसका सबसे फेवरेट पार्ट ये वाला लगता है बच्चों को, कार्बन कोड से रेजिस्टेंस निकालना। ओके, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि आपको एक ऐसा स्ट्रिप दिया हुआ है जिसमें येलो, वॉयलेट, ब्राउन और गोल्ड स्ट्रिप्स दे रखी हैं, तो बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। टेबल के अंदर क्या होता है, अपन को पता है कि जो ये सबसे पहले वाली जो पट्टी होती है ना, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, दिस इज सेकेंड सिग्निफिकेंट नंबर, दिस इज मल्टीप्लायर, है ना, तीसरी वाला मल्टीप्लायर होता है, और चौथा वाला टॉलरेंस होता है। तो भाई देखो, टेबल एक बार के लिए मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जो सारे कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना, ये आप लोग याद रखते हैं। इनका अगर मैं नंबर लिखता हूँ, बी फॉर ब्लैक होता है, इनका जो नंबर है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 होता है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हम लोग लिखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर वो अलग से होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये तो नंबर होता है। ये इनका मल्टीप्लायर होता है कि 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 ऐसे। और जो इनका टॉलरेंस होता है कि भाई कितना ज़्यादा या कम हो सकता है, तो गोल्ड के लिए 5% और सिल्वर के लिए 10% होता है। तो बस सिंपल सा अगर आपको ये टेबल याद है ना, तो बस हमारा काम बल्ले बल्ले है। देखो कैसे है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर येलो कलर, तो येलो कलर ये रहा, ठीक है ना। येलो कलर का अगर आप सिग्निफिकेंट नंबर देखोगे तो वो कितना है, 4 है, तो रेजिस्टेंस में इसको 4 लिख दिया। फिर है वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर का देखो कितना है, 7 है, तो 47 कर दिया। इनटू तीसरी वाली पट्टी होती है मल्टीप्लायर की,
ब्राउन कलर का मल्टीप्लायर देखो, ये ब्राउन कलर का मल्टीप्लायर 10 की पावर 1 प्लस माइनस कितना कम ज़्यादा हो सकता है, वो गोल्ड वाली पट्टी है। गोल्ड वाली पट्टी का कितना होता है 5%, भैया ये 5% रख दिया। बस देखो हमारा काम हो गया भैया, 470 प्लस माइनस 5%, ये रेजिस्टेंस आ गया। तो भैया मैं अच्छे से कहता हूँ कि भैया अगर आप 11th-12th में हो तो आप 12th के साथ आराम से नीट का एग्ज़ाम फोड़ सकते हो बहुत बढ़िया रैंक पर। बस जो आपके स्कूल में आपका जो टीचर आपको पढ़ाता जा रहा है उसको ढंग से पढ़ते जाओ, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, मन में विश्वास रखो, पूरा विश्वास रखो, हम होंगे कामयाब एक दिन। और कोई भी सहायता चाहिए हो आपको, किसी भी प्रकार की सहायता, तो ये अरुण प्रकाश गौड़ आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। ओके, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9829389560। इसे अपने मोबाइल में डाल लीजिए और लिख दीजिए अरुण भैया। कभी भी कोई दिक्कत हो तो अरुण भैया को कॉल कीजिए, फिजिक्स में वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ओके।